हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी जो कि हम सब जानते हैं कि इसमें जो भी निर्णय होता है गवर्नमेंट बनाने का वो लोगों के हाथ में होता है। हम लोगों को इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब लोकतंत्र जिसे कहते हैं। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी मतलब विविधता जो है कि इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज और इतने सारे अलग अलग धर्म होने के बाद ये जो डाइवर्सिटी है और फिर भी डेमोक्रेसी है, ये दोनों को हमें पढ़ना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। एक स्टोरी यहाँ दी गई है मैक्सिको के ओलंपिक्स की। The picture on this page depict an important landmark in the history of civil right movement in the United States. ये जो पिक्चर आपको यहाँ दिख रही है ये साबित करती है, ये प्रूव कर रही है, बता रही है कि इम्पोर्टेंट लैंडमार्क के बारे में बता रही है जो हिस्ट्री में राइट्स मूवमेंट में हिस्ट्री में लिखा गया या एक जाने माना इवेंट बन गया। This represents the medal ceremony of 200-meter race in 1968 Olympics held at Mexico City. ये जो पिक्चर है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक मेडल सेरेमनी बताई जा रही है यहाँ पे, जो 200 मीटर रेस के लिए मेडल सेरेमनी रखी गई है जो 1968 में हुई थी। 1968 के ओलंपिक्स में जो मैक्सिको सिटी में हुआ था। The two men standing with clenched fists upraised and heads bowed while the American national anthem was played are the US athletes Tommy Smith and John Carlos. They are African Americans. दो मैन जो खड़े हुए हैं या खड़े हैं स्टैंडिंग विथ क्लेंच फीस्ट, अपने हाथों में देखिए दोनों दो आदमियों के या दो मैंस के हाथ ऊपर हैं, अपने जो फीस्ट है या मुट्ठी जो है वो दिखा रहे हैं, अप्रेस की हुई है। और हेड्स जो है वो नीचे किए हुए, उन्होंने मतलब नीचे झुकाए हुए सिर है लेकिन उनके हाथ जो है वो ऊपर है, मुट्ठियाँ ऊपर हैं। वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वॉज प्लेड, जब एक अमेरिकन नेशनल एंथम वहाँ पर बजाया जा रहा था, प्ले हो रहा था। आर द यूएस एथलीट्स, और ये दोनों कौन थे? तो यूएस एथलीट्स थे जिनका नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कैर्लोस था। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन, और वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। दे हैड वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। उन दोनों में कह सकते हैं टॉमी ने गोल्ड का मेडल जीता हुआ था और वहीं ब्रॉन्ज का मेडल जो है वो जॉन ने जीता था। दे रिसीव देयर मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। उन्होंने उनके मेडल्स को जब रिसीव किया तो उन्होंने ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे, काले कलर के मोजे पहने हुए थे और शूज़ नहीं पहने हुए थे, ये बताने के लिए कि ब्लैक पीपल्स की पॉवर्टी है या ब्लैक गरीब है। विद दिस गेस्चर दे ट्राइड to draw international attention to racial discrimination in the United States. और इसके थ्रू वो ये बताना चाहते थे या कोशिश कर रहे थे कि वो इंटरनेशनल लोगों का या इंटरनेशनल लेवल पर अटेंशन जो है वो लोगों का अपनी तरफ ध्यान जो है वो खींच सकें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू। रेशियल का मतलब होता है ब्लैक और वाइट, जो कलर के बेस पे होता है। तो यहाँ जो कि वो कलर मतलब ब्लैक थे, उनका कलर जो था ब्लैक था और इसलिए उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में। तो लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए, ध्यान अपनी ओर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। द ब्लैक ग्लोब एंड रेस क्लेंच फिस्ट वेयर मीन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। ये जो ब्लैक ग्लोब उन्होंने पहने हुए थे, मतलब हाथ में भी उन्होंने ब्लैक ग्लोव्स पहने हुए थे, काले कलर के ग्लोव्स, और अपने हाथों को ऊपर करके मुट्ठी बनाई हुई थी और इसका मतलब ये था कि ये सिंबल था ब्लैक पावर का। द सिल्वर मेडलिस्ट विथ ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन, और जो सिल्वर मेडल मिला था वो ऑस्ट्रेलियन एथलीट को मिला था जिनका नाम पीटर नॉर्मन था। वोर अ ह्यूमन राइट बैज ऑन हिज शर्ट, जिन्होंने अपने शर्ट के ऊपर एक ह्यूमन राइट का बैज लगा हुआ था ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन्स। और जो ये बता रहा था बैज कि वो सेरेमनी के समय उन्होंने पहना हुआ था, जो ये बता रहा था कि वो उन दोनों अमेरिकन्स को सपोर्ट करते हैं जो ब्लैक पावर को शो कर रहे थे, मतलब जॉन और स्मिथ। टॉमी और जॉन जो हैं जो दोनों शो कर रहे थे अपने ब्लैक पावर को, वही चीज़ को सपोर्ट करने के लिए नॉर्मन भी उनके साथ खड़ा था उस ह्यूमन राइट के बैज को पहनकर अपनी शर्ट पर। डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम? आपको क्या ऐसा लगता है कि कार्लोस और स्मिथ ने जो है अपनी आवाज़ को बढ़ाना चाहिए था, ये जो इंटरनल मैटर था अमेरिका का उसे इंटरनेशनल फोरम तक ले जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? वुड यू से दैट what they did was political? आपको क्या लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली सही है? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in a gesture of protest? और आपको क्यों ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कि क्यों पीटर नॉर्मन, जिन्होंने ह्यूमन राइट का बैज लगाया हुआ था और उन दोनों को मतलब
कार्लोस कोर स्मिथ को, दोनों को वो सपोर्ट कर रहा था, जबकि पीटर नॉर्मन जो थे वो ना तो ब्लैक थे ना अमेरिकन थे, और फिर भी उन्होंने ये प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, ये गेस्चर जो था प्रोटेस्ट का उन्हें ज्वाइन किया। तो क्यों ऐसा किया होगा? इफ़ यू वेयर इन नॉर्मस प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप नॉर्मन की जगह पर होते तो आप क्या करते? देखिए हमें यहाँ पिक्चर भी दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज़ देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है सिविल राइट मूवमेंट जो था यूएसए में हुआ, वो क्या था एग्जैक्टली यहाँ पे दिया गया है। रेफर्स टू अ सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स एम एट अबोलिशिंग लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन। मतलब ये एक ऐसा राइट मूवमेंट शुरू हुआ था जो एबोलिश करना चाहता था या ख़त्म करना चाहता था। उनका एम ये था कि वो ख़त्म कर दें लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ, लेड बाय मार्टिन लूथर किंग, जो मार्टिन लूथर किंग ने शुरू किया था जूनियर। दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रैशियली डिस्क्रिमिनेटिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस। और ये मूवमेंट जो थी ये प्रैक्टिस की गई थी नॉन वायलेंट के बेस पे, मेथड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रैशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस। अफ्रीकन अमेरिकन कौन थे? तो एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक, ये टर्म्स जो है वो यूज़ की गई है रेफर करने के लिए मेनली डिस्केंडेंट्स को ऑफ अमेरिकन्स। डिस्केंडेंट्स मतलब अफ्रीकन्स ऑफ अफ्रीकन्स हु वर बॉट इनटू अमेरिका एज स्लेव्स बिटवीन 17th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। मतलब ये उन डिस्केंडेंट्स के लिए रेफर की गई है, मतलब उन लोगों के लिए जो पहले, मतलब अफ्रीकन्स वो वाले जो पहले पूर्वज जो थे अफ्रीकन्स के, जिन्हें अमेरिका लाया गया था एक नौकर के रूप में 17th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी के बीच में, उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से रेफर किया जाता है। ब्लैक पावर मूवमेंट एमर्ज इन 1966। एक मूवमेंट जो थी वो एमर्ज हुई थी 1966 में और वो 1975 तक चली थी, विच वॉज अ मोर militant anti-racist movement advocating even violence if necessary to end racism in US। एक ब्लैक पावर जो थी एक ऐसी मूवमेंट इमर्ज हुई थी 66 से 75 के बीच में, और उनका मेन मोटो था एंटी रेसिस्ट मूवमेंट। मतलब आपको रेसिस्ट करना है, या कह सकते हैं कि जो रेशियल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अपोज में ये मूवमेंट या ब्लैक पावर शुरू हुई थी। एडवोकेट करती थी या बताती थी कि वॉयलेंस जो है वॉयलेंस भी करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो, हमारे इस रेसिज्म को या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए यूएस में। एक और बात बताएं कि जो पिक्चर है यहाँ पर, ये 2005 की पिक्चर है, या एक बता सकते हैं एक जगह का फ़ोटो है, स्टैचू बना हुआ है, सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी का है, जो इंस्टॉल की गई थी 20 फुट हाई स्कल्पचर, जिन्होंने रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोटेस्ट ऑफ टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। वो दोनों की जो ऊपर आपको पिक्चर दिखाई गई थी उसी का स्कल्पचर जो है वो बनाया गया था सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में। फोटोग्राफ जो है ओरिजिनल मेडल सेरेमनी की है जो 1968 में हुआ था। The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो था, जो कार्लोस और स्मिथ जो था उन्हें बहुत ही गिल्टी फील हुआ, एक करवा रहे थे गिल्टी फील, वॉलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उनका ये कहना था कि उन्होंने वॉलेट किया है ओलंपिक की स्पिरिट को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर। देयर मेडल्स वेर टेकन बैक, और ये कहकर उनसे उनके मेडल्स को वापस ले लिया गया। बैक होम दे वर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, और जब वो वापस घर आए तो उन्हें बहुत लोगों से क्रिटिसाइज मिला या क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन, नॉर्मन जो कि उन दोनों को हेल्प कर रहा था, उन दोनों को सपोर्ट कर रहा था, तो उसे भी इस चीज़ को फेस करना पड़ा। एंड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक, और उसे भी फिर नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं लिया गया ओलंपिक में, क्योंकि वो उन दोनों का साथ दे रहा था जिनके पास ब्लैक पावर थी। But their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in US। लेकिन उन्होंने जो काम किया था उससे भले ही उनके ओलंपिक्स से जगह हट गई हो, लेकिन उन्होंने सक्सेस पा लिया था इंटरनेशनल अटेंशन को गेन करने में। जो उनका मेन मोटो था कि वो चाह रहे थे कि इंटरनेशनल अटेंशन को वो अपनी तरफ लें, उनका ध्यान अपनी तरफ बटोरें, और वही वो मतलब उसमें करने में वो सक्सेस हुए। रिसेंटली सैन जोस प्रोनाउंस किया जाता है सैन होज, तो वो जो है स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ऑफ विच दे वर फॉर्मर स्टूडेंट, जहाँ के वो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ऑनर्ड देम एंड इंस्टॉल द स्टैचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। उस यूनिवर्सिटी ने उन लोगों को
सम्मान किया और ऑनर उनका माना, और इसीलिए उनके स्टैचू जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में इंस्टॉल किए गए। When Norman died in 2006, जब नॉर्मन जो थे वो मर गए 2006 में, तो स्मिथ और कार्लोस जो थे वेयर पॉल बियरर्स एट हिज फ्यूनरल, और वो कार्लोस और स्मिथ जो थे दोनों के दोनों वहाँ पर कह सकते हैं कि गए थे, उनके फ्यूनरल में गए थे। तो इस तरह से बताया कि जो नॉर्मन थे वो 2006 में ही डाई हो गए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि स्मिथ और कार्लोस जो थे वो पॉल बियरर बने उनके फ्यूनरल में, मतलब वो भी वहाँ पर उनके बॉडी को ले जाने के लिए वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। डिफरेंट सिमिलैरिटीज और डिविजन्स की बात करते हैं तो एथलीट्स इन द एग्जाम्पल अबोव आर रिस्पॉन्डिंग टू सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वालिटीज। जो एथलीट्स थे ऊपर हमें बताया गया था एग्जाम्पल में, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे सोशल डिवीजन और सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में। बट डज दैट हैपन ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रेशियल डिविजन्स? पर क्या ये चीज़ें होती है सिर्फ वो वाली सोसाइटी में जहाँ पर रेशियल डिविजन्स है, मतलब ब्लैक और वाइट के बेसिस पर डिवीजन है, क्या वहीं पर ये चीज़ें हो सकती है सोशल डिवीजन और सोशल इनइक्वालिटीज? In the previous two chapters we have already noted that some of other forms of social division. Previous 2 chapters में हमने देखा कि अलग अलग other forms होते हैं social division के। The example of Belgium and श्रीलंका जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था showed both regional and social division. दोनों में हमें ये पता चला कि regional और social divisions होते हैं। In the case of Belgium, अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो we noted that the people who live in different regions speak different languages. हमने ये नोट किया कि जो पीपल्स अलग अलग रीजन्स में रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इन श्रीलंका वी नोटेड लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस डिफरेंसेस। और वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में हमने नोट किया कि लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे एज वेल एज रिलीजियस डिफरेंसेस थे, मतलब धर्म के भी डिफरेंसेस देखने को मिले। द सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। और इसी तरह से सोशल डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग फॉर्म लेती है अलग अलग सोसाइटीज में, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की डाइवर्सिटी जो है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। वो तो चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।